गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ट्वेल्थ के चैप्टर 6 में जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स के सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था डी इलेक्ट्रोनेशन, यानी कि कंसनट्रेटेड और को ऑक्साइड और में कन्वर्ट करना। आज हम पढ़ेंगे तीसरे पार्ट जो है उसके अंदर पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड और, यानी कि रिडक्शन हम कह सकते हैं, reduction of oxides to get crude metal। और रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम इसको इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस क्या है? सो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के द्वारा जो हम ऑक्साइड और प्रिपेयर करते हैं उस और को हम किसी सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा चेंज करते हैं, उसको क्रूड मेटल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि जो हमें रिड्यूसिंग एजेंट लेना है वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा और किस प्रकार से पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेटल्स हैं उनको हम अगर रिएक्टिविटी के आधार पर देखें तो 3 प्रकार से हमको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि हाईली रिएक्टिव हैं, तो इनका रिडक्शन हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के द्वारा करते हैं। इनके लिए सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे मेटल्स को यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि खुद ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। दूसरे आते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। लेस रिएक्टिव के अंदर हम ले सकते हैं जैसे कि हमारा कॉपर है, जिंक है, लेड है, टिन है, इस प्रकार के एलिमेंट्स इसके अंतर्गत ले सकते हैं। इन एलिमेंट्स को रिड्यूस कराने के लिए हम किसी सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा वो मेटल्स हैं जो कि बहुत ही लेस रिएक्टिव हैं। ऐसे एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड हैं दे आर कंपेरेटिवली less stable, that's why they can be directly reduced by strong heating। फॉर एग्जांपल HgO, PbO, उनका स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके रिड्यूस करा सकते हैं। हमारा यहाँ पर जो मेन फोकस है वो फोकस होगा लेस रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि कॉपर, जिंक, आयरन, इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं स्पेशली हम उनको फोकस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर चाहिए हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, तो मान लीजिए कि जो मेटल ऑक्साइड है उसका एक जनरल फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। सपोज के लिए है MXOY। हम यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। आमतौर पर जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं वो होता है कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये चीप रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए अधिकतर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सपोज करें कि हम कोक का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लिया सी। सपोज करें कि हम इसके बाई मॉलिक्यूल से यूज कर रहे हैं। So what will happen during the reaction? It will give XM plus YCO। CO भी बन सकता है, CO2 भी बन सकता है, वो हम बाद में प्रोसेस पढ़ेंगे। हम एक जर्नल से बात पढ़ रहे हैं। ये हमारा हो गया रिडक्शन। यहाँ पर मेटल जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर था, पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट था, कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर इससे वाई लिख रखा है तो प्लस वाई हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है 0। तो मीन्स इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए हम इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस भी कहते हैं। चलिए हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रोसेस है रिडक्शन का बाय हीटिंग विद ए सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम कहते हैं पायरोमेटलर्जी। Metallurgy। What is pyrometallurgy? क्या है? The process of reduction of oxide ore by heating it with suitable reducing agent is called pyrometallurgy।
power heating increase suitable reducing it. इस प्रोसेस को हम कहते हैं पायरोमेटलर्जी। नाउ थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल क्या है मेटलर्जी का, उसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट उसमें। थर्मोडायनेमिक्स जैसा कि आप जानते हैं हीट चेंज से रिलेटेड है। किसी भी प्रोसेस के अंदर जो हीट का कन्वर्जन है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उस सब चीज़ों से कन्वर्ट होता है। तो हम जानते हैं थर्मोडायनेमिकली कोई भी प्रोसेस फिजिकल कब होता है, जब डेल्टा जी इज इक्वल टू है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। यहाँ पर डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी है ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है, डेल एस यहाँ पर एंट्रोपी चेंज है, और टी जो है वो टेम्परेचर है जो कि केल्विन में लिया जाता है। फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, यानी कि किसी भी प्रोसेस को फिजिबल होने के लिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या कंडीशन है कि डेल्टा जी जो है वो हम क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी ये पॉसिबिलिटी है कि प्रोसेस फिजिबल होगा, अदरवाइज फिजिबल नहीं होगा। दूसरा इसका रिलेशन डेल्टा जी जो है एट इक्विलिब्रियम इट इज आल्सो रिलेटिव डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी log k। इसके आधार पर देखें तो डेल्टा जी नेगेटिव केवल तब हो सकता है जब k की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। k की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, k क्या है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर ये पॉजिटिव है तो ये डेल्टा जी नेगेटिव में आएगा। अब हम देखते हैं k क्या होता है। k क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, ईच रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सपोज करिए कि इसका जो कोफिशिएंट x है और इसका y है, इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये पॉजिटिव कब हो सकता है कि जब रिएक्शन प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा होगी तभी ये पॉजिटिव की तरफ जा सकता है। इट सिंपली मीन्स दैट फॉर द k टू बी पॉजिटिव द रिएक्शन मस्ट गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन की डायरेक्शन हम क्या होनी चाहिए, फॉरवर्ड होनी चाहिए। रिएक्शन फॉरवर्ड है तो इसका मतलब प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बने। तो यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस है वो क्या फोकस है कि हमें इस प्रकार से रिएक्शन कराना है, रिडक्शन प्रोसेस इस प्रकार से होना चाहिए कि ओवरऑल डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो अब इसको हम थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे पता चले हमें कि डेल्टा जी नेगेटिव है या नहीं है। इस बात को हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं एलिंघम डायग्राम के बारे में, उसको स्टडी करते हैं जहाँ से हमें ये पता लगेगा। तो इसमें थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल को हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। दिस डायग्राम इज कॉल्ड एलिंघम डायग्राम। एलिंघम डायग्राम इज ए ग्राफ प्लॉटेड विद दिस फ्री एनर्जी चेंज वर्सेस टेम्परेचर। तो ये हमने ग्राफ लिया है यहाँ पर। ये ग्राफ एक्चुअल में क्या करता है कि दिस फ्री एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हैं। यहाँ पर Ag इज कन्वर्टेड इनटू Ag2, Hg HgO में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो कर्व आप हम देख रहे हैं ये जिंक का के लिए कर्व है, Zn लिख सकते हैं यहाँ पर Zn प्लस Zn के लिए ये कर्व है। इसी प्रकार से ये कर्व हमारा है एल्यूमिनियम के लिए Al प्लस O2 Al2O3 और नीचे हमारा 2Mg प्लस O2 Mg। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स हैं जो हमने यहाँ पे शो किए हैं। ये कर्व क्या दिखाते हैं, सभी के अंदर आप देखिए स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, मीन्स जो गिव्स फ्री एनर्जी है इट बिकम्स लेस नेगेटिव फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस।
डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्पष्ट देख सकते हैं कि डेल्टा जी जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ में डेल्टा जी जो है वो लेस नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि स्लोप जो है वो अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इट सिंपली मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो ऑक्साइड हैं एलिमेंट्स के, उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी ये सारे पॉजिटिव साइड में हैं। कुछ जगहों पर आपको ये कर्व दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अचानक यहाँ पर एक बैंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बैंड दिखाई दे रहा है। ये बैंड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं जब कोई अपने फेज को चेंज करता है। यानी कि जैसे जिंक है, ये जो टेम्परेचर है 1180 केल्विन, यहाँ पर जिंक जो है वो मेल्ट हो जाता है, मोल्टन स्टेट में आ जाता है। मोल्टन स्टेट होने से जो डेल्टा एस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब है कि क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ई डेल्टा एस। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं एक्चुअल में क्या है कि मेटल और मेटल ऑक्साइड दोनों ही क्या है, सॉलिड स्टेट में है। ऑक्सीजन जो ऑक्सीडाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है वो गैसीय स्टेट में है। सो अगर हम रेंडमनेस की बात करते हैं, डेल्टा एस की बात करते हैं, तो डेल्टा एस रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा है, प्रोडक्ट साइड में कम है, मीन्स डेल्टा एस इज नेगेटिव। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो इसका मतलब टी डेल्टा एस नेगेटिव है। अब अगर आप इसको डेल्टा एच में से माइनस करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल केवल तब होगा जब डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से ज़्यादा हो तभी प्रोसेस होगा। लेकिन अब होता क्या है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी और डिफरेंस कम होता जाएगा। मैं इसको एग्जांपल के रूप में सपोज करिए कि डेल्टा एच है 500, किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर मान लीजिए डेल्टा एच की वैल्यू मैं लेता हूँ केवल 2 और टेम्परेचर मैं ले लेता हूँ 100। तो क्योंकि ये इसमें आएगा माइनस में, ये -2 है तो 4 ले लेते थोड़ा क्लोज आ जाएगा। ये हो गया हमारा सपोज करिए इंटरमीडिएट लें 100 माइनस 3, ये हो गया -300। अब हम इसको लेंगे तो -500 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 300, नेट आया -200। जब हमने टेम्परेचर कितना लिया है 100। अगर इस टेम्परेचर को मैं बढ़ा करके कर देता हूँ 150, तो ये हो जाएगा माइनस का 500 माइनस 150 माइनस इंटू -3, तो क्या हो जाए -500 माइनस माइनस प्लस 450, और अभी अंतर हो गया हमारा केवल -50 का। सो डेल्टा जी क्या हो रहा है, लेस नेगेटिव, इसीलिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती है। अगर ये सपोज करिए कि किस में कन्वर्ट हो जाए, ट्रांजिशन स्टेट चेंज हो जाए इसकी, तो क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, पॉजिटिव साइड में चली जाएगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस ग्राफ में। तो इस ग्राफ की मेन यूटिलिटी क्या है कि हमें जब ऑक्साइड का रिडक्शन कराना है तो हमें तो प्रोसेस उल्टा कराना है। हमें क्या करना है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर क्या है, मेटल को मेटल ऑक्साइड में कर दिया गया है, हमें इसका अपोजिट लेना है कर्व को। तो किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो वैल्यूज हैं, अधिकतर केसेस में क्या है, ये आप जब कैलकुलेट करते हैं किसी भी टेम्परेचर के ऊपर तो अधिकतर वैल्यूज क्या है, नेगेटिव में है। लेकिन जब आप इसका रिवर्स करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यही वैल्यू सपोज करिए कि मैं Cu2 की वैल्यू इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लेता हूँ, चलिए 673 के ऊपर मैं आयरन की बात करता हूँ, तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू है यहाँ पर लगभग 350 नेगेटिव में। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, इस रिएक्शन को मैं करते हूँ FeO चेंजेज इंटू Fe प्लस में O2, इसमें करता हूँ तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 350 हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन हो गया तो साइन भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। डेल्टा जी क्या होगा, 350 हो जाएगा 673। तो क्या 673 टेम्परेचर पर मेटल के ऑक्साइड को यानी आयरन ऑक्साइड को हीट करके हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल में? नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या, हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़े, कोई हमें ऐसा एजेंट चाहिए जो इसको रिड्यूस करा दे और ओवरऑल इसको नेगेटिव कर दे। ऐसा तब हो सकता है
क्योंकि जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा, अगर कोई ऐसा इसके अंदर एक एलिमेंट आ जाए जो इस ऑप्शन को यूटिलाइज करे और एक प्रोडक्ट बनाए, और वो प्रोडक्ट बने तो डेल्टा जी क्या हो, नेगेटिव हो, और वो 350 से ज़्यादा नेगेटिव हो। तो वो देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए जो ग्रीन लाइन दिखाई है मैंने यहाँ पे, ये पहली लाइन है CCO2, दूसरा है CO2CO, और तीसरी लाइन है COO2। अगर मैं मान लीजिए इस 673 का जो टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से पहले अगर मैं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है, अगर इसको मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के हवाले कर देता हूँ तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा इस टेम्परेचर के ऊपर। और इस टेम्परेचर के ऊपर इसकी वैल्यू देखिए 673 पर इसकी वैल्यू क्या है, ये है, यानी कि लगभग याद आएगी। मैं इसको ऐसे अगर लगा के चलूँ तो ये क्या आ रहा है, -400 आ रहा है। ये कितना हुआ, +350। जबकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा इसी टेम्परेचर पर बाय यूटिलाइजिंग द ऑक्सीजन ऑफ आयरन ऑक्साइड के ऑक्सीजन को यूज करके, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, -400 आ जाएगी। क्योंकि दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, इन कम्बिनेशन हो रहे हैं, कपल्ड हो चुके हैं, तो नेट वैल्यू क्या होगी मेरी, डेल्टा जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -50 किलो जूल पर मोल आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि डेल्टा जी की नेट वैल्यू क्या है, नेगेटिव आ गई है, जब हमने आयरन ऑक्साइड वाले फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड को के रिएक्शन को हमने कपल कर दिया किसके साथ में, कार्बन ऑक्साइड के साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कपलिंग करा दी कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन के लिए, तो नेट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इट मीन्स द रिएक्शन विल बिकम फिजिबल। सो एलिंघम डायग्राम से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें किसी मेटल को रिड्यूस करना है तो सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, वो कहाँ से प्राप्त करें। तो हम क्या देखते हैं कि जितने भी किसी भी मेटल के ऑक्साइड को उठाते हैं, किसी भी मेटल को उठाते हैं तो उसका कर्व देखते हैं, उससे नीचे जितने भी कर्वों में से किसी को भी हम यूज करेंगे, कपल कर देंगे अगर उसके साथ में, तो हमारा जो ओवरऑल डेल्टा जी है वो नेगेटिव होगा, रिएक्शन फिजिबल हो जाए। इसका मतलब आयरन ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर 673 से कम है तो। इससे हायर टेम्परेचर पर ये कर्व भी नीचे चला गया, ये भी चला गया, यानी कि कोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अबव 673 केल्विन यू कैन यूज कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस आयरन ऑक्साइड टू आयरन। आप जिंक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक का किसी भी टेम्परेचर पर इस्तेमाल करेंगे तो वैसे भी हमें पता है कि जिंक मोर रिएक्टिव है आयरन की और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है, जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एल्यूमिनियम भी किया जा सकता है और मैग्नीशियम, क्योंकि ये सारे कर्व नीचे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम दीज आर कॉस्टली मेटल्स एज कम्पेयर टू द कार्बन मोनोऑक्साइड और कोक। इसलिए हमारे लिए बेस्ट सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ, कोक जो है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये चीप है, जो प्रोसेस है वो कन्वीनियंट भी होगा, चीप भी होगा, और हम इफेक्टिवली निकाल पाएंगे, क्रूड आयरन को ऑब्टेन कर पाएंगे। तो ये इसकी यूटिलिटी है। इसी प्रकार से अगर हमें जिंक ऑक्साइड को जिंक में कन्वर्ट करना है, इसका रिडक्शन कराना है, तो लो टेम्परेचर पर देखिए कोई भी, ना तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर सकते हैं और ना ही कोक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेम्परेचर तक कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इसके बाद भी ये जो टेम्परेचर है लगभग 1173 केल्विन है, इस टेम्परेचर के बाद आप देखिए कि ये जो कर्व है वो नीचे चला जाता है, इससे जिंक के कर्व से, जिंक ऑक्साइड कर्व से नीचे है। इसका मतलब इसका जो रिडक्शन है वो हाई टेम्परेचर पर हो सकता है, लो टेम्परेचर पर नहीं हो सकता। और हाई टेम्परेचर पर हम क्या कर सकते हैं, कार्बन का इस्तेमाल यानी कोक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रिएक्शन क्या बन सकता है हमारा, ZnO प्लस में C, इट विल गिव Zn सॉलिड प्लस CO, ये रिएक्शन बनेगा और रिड्यूस करा सकते हैं। डेल्टा जी यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएगा, रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा। यही बात आप यहाँ पर देख सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब किसी भी गिवन टेम्परेचर पर, यहाँ तक का अगर हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, लेस स्टेबल है बजाय कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के, क्योंकि इसकी डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब ये होगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करने के हम मैग्नीशियम का इस्तेमाल रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में
कर सकते हैं। यानी कि Al2O3 का रिएक्शन हम अगर मैग्नीशियम के साथ करा दें बिलो दिस टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर से नीचे नीचे जो कि है 1623 केल्विन, अगर ये टेम्परेचर कितना है लेस देन 1623 केल्विन है, ये रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाएगा MgO प्लस में Al। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 3 कर देता हूँ मैं, 3 MgO 2 Al, तो ये इक्वेशन होगा। लेकिन व्हाट हैपन्स आफ्टर दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पे जो मैग्नीशियम का कर्व है ऊपर चला गया और एल्यूमिनियम वाला जो कर्व है वो नीचे आ गया। मीन्स अबव दिस टेम्परेचर अगर ये रिएक्शन कराएंगे तो नहीं होगा, उल्टा रिएक्शन होगा। इस टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या होगा, MgO प्लस में Al। यहाँ पर अब एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करना शुरू कर देगा इफ द टेम्परेचर इज अबव 1623 केल्विन, और ये बनाएगा Al2O3 प्लस में Mg। सो 3 2, ये रिएक्शन अपोजिट हो गया, इससे जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो जाता है अबव 1623 केल्विन। सो एलिंघम डायग्राम हमें ये समझने में सहायता करता है, ये फाइंड आउट करने में सहायता करता है कि हमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चूज करना चाहिए, हमारे लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है किसी भी गिवन टेम्परेचर पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी टेम्परेचर दिया गया उस टेम्परेचर से आप चेक करिए उस मेटल के ऑक्साइड के फॉर्मेशन कर्व को, और फिर देखिए उससे नीचे कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उन एलिमेंट्स का इस्तेमाल आप रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कर सकते हैं। तो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ द एलिंघम डायग्राम, एलिंघम कर्व। अब आता है इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमारे लिए बेस्ट होगा, बट काइनेटिक्स ऑफ रिडक्शन क्या होगा इसके बारे में यहाँ से कुछ नहीं पता चलता। स्लो होगा, जो स्पीड है वो स्लो होगी या फास्ट होगी, कैसा होगा इसके बारे में कोई जानकारी हमें यहाँ से नहीं मिलती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों ही अगर सॉलिड स्टेट में हैं सो इक्विलिब्रियम वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। तो इस कर्व के द्वारा हम उस चीज़ को प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो ये इसकी कुछ ड्रॉबैक्स है जो हमें इसमें देखते हैं। तो इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। आपको इस एलिंघम डायग्राम का कोई पार्ट दे दिया जाता है एग्जाम में, और ये पूछ लिया जाता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा लोअर साइड में होगा। लोअर साइड में जो भी एलिमेंट है उसको आप उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ मैच करेंगे, लोअर साइड वाले एलिमेंट को उठा लेंगे, वो उसका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर बेस्ट की बात आती है तो ये देखेंगे कि इकोनॉमिकल कौन सा होगा, चीपर कौन सा होगा। जो चीपर है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करने की, आयरन ऑक्साइड को, तो यहाँ पर कोक जो है वो भी है, जिंक भी है, एल्यूमिनियम भी है, मैग्नीशियम है, लेकिन हम कोक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कोक जो है वो चीपर है और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है यहाँ पर। तो दिस इज अबाउट द एलिंघम डायग्राम, जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलिंघम डायग्राम। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के जो पार्ट हैं इसकी एप्लीकेशन एलिंघम डायग्राम की लेंगे, किस प्रकार से ये हेल्प करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर। थैंक यू। टिल देन हैव ए नाइस डे।